हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जी के क्लासेस। तो सीटेट एसएसटी क्लास 7 की हिस्ट्री चल रही है और जिसका ये चैप्टर 7 है, क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। और ये काफ़ी लंबा चैप्टर आप देख सकते हैं, 16 पेज का है। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगी, बीच बीच में इसमें कहानी भी है। तो क्षेत्रीय संस्कृति आप समझ जाएंगे कि हर क्षेत्र से रिलेटेड जो है कुछ कल्चर्स का निर्माण हो रहा था, उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जितने लोग भी पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, कल की क्लास आपने देखा होगा कि कितनी इंपॉर्टेंट क्लास थी और हर एक जो है 1 बाय 1 चीजें आपको तभी समझ में आएगी जब आपको पुराना मतलब बेसिक आपकी जो है स्ट्रांग होगा। जैसा कि अगर आज हम पढ़ेंगे इसमें तो कुछ चीजें ऐसी होंगी जो कि पहले भी हमने पढ़ा होगा। तो देखिए, इसके बारे में लोगों का वर्णन आपको पता ही है। एक सबसे सामान्य तरीका होता है कि उनकी बोलचाल की भाषा से आप उन्हें परिभाषित कर सकते हो। और कई बार आपने देखा होगा कोई लैंग्वेज बोलता है तो आप फट से पहचान जाते हो कि अच्छा आप उड़िया मतलब आप तमिल बोल रहे हो, उड़िया, या फिर कोई भी भाषा, एक राज्य क्षेत्र का कोई गुजराती बोलेगा, कोई मराठी बोलेगा। तो यहाँ पर वही सारी चीजें लिखी गई हैं कि मान लीजिए कि जब हम किसी व्यक्ति को तमिल या उड़िया कहते हैं तो आमतौर पर इसका अर्थ होता है कि वह तमिल अथवा उड़िया भाषा बोलता है, तभी तो आप बोल रहे हो ना, या फिर वो वहां पे रहता होगा। साथ में इसी तरीके का भोजन, अगर मैं आपको बोलूं कि जैसे कि ढोकला हो गया, तो आप यही बोलेंगे कि ये तो गुजरात का भोजन है, चाहे वो कोई संगीत हो, चित्रकला हो। तो हम उसको जोड़ देते हैं किसी भी एक एक क्षेत्र से। ठीक है, तो यहाँ पर आज हमको ये सारी चीजें पढ़नी है और जिसके बारे में डिटेल से प्रश्न पूछता है। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होगा, रीति रिवाज, यही सारी चीजें पढ़नी है। चेर और मलयालम भाषा का विकास कैसे हुआ। देखो महोदय, यहाँ पर देखिएगा, महोदयपुरम का चेर राज्य प्रायद्वीप के दक्षिणी पश्चिमी भाग, जो कि आज के केरल राज्य का एक हिस्सा है, 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया। सबसे पहले तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, महोदयपुरम का चेर राज्य जो कि आज के केरल का हिस्सा है और संभवतः मलयालम भाषा इस इलाके में बोली जाती थी। ठीक है, यहाँ पर जो है मलयालम भाषा बोली जाती थी और शासकों ने मलयालम भाषा और लिपि का प्रयोग अपने अभिलेखों में भी किया है। यहाँ पर देखिए, एक अभिलेख आपको दिख सकता है, मलयालम में रचित है। ठीक है, तो इन लोगों ने जो है मलयालम भाषा और लिपि का प्रयोग अपने अभिलेखों में भी किया है, जिसका आप यहाँ पर फोटो देख सकते हैं। और वस्तुतः इसका प्रयोग उपमहाद्वीप के सरकारी अभिलेख में किसी क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग के सबसे पहले उदाहरण में से एक है। ठीक है, अब देखो साथ साथ जो है चेर लोगों ने संस्कृत की परंपराओं से भी बहुत कुछ ग्रहण किया है। जैसे कि अब केरल का मंदिर का रंगमंच, जिसकी परंपरा इस युग तक खोजी जा सकती थी, संस्कृत के महाकाव्य पर आधारित है। मलयालम भाषा की पहली साहित्यिक कृतियां जो कि 12वीं शताब्दी की बताई जाती है और वो प्रत्यक्ष रूप में से संस्कृत की ऋणी है। ठीक है, और ये काफी इंटरेस्टिंग है कि 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ यहाँ पर आप देख सकते हो, लीला तिलकम, जो कि व्याकरण तथा काव्य शास्त्र विषयक है, मणि प्रवालम शैली में लिखा गया था। अब इसका शाब्दिक अर्थ समझ लो। मणि प्रवालम का शाब्दिक अर्थ होता है हीरा और मूंगा। कुछ कुछ वर्ड ऐसे होंगे ना जिसका आपको मीनिंग पता होना चाहिए, तभी आप समझ पाएंगे। हीरा और मूंगा, जो यहाँ की दो भाषाएं, संस्कृत तथा क्षेत्रीय भाषा के साथ प्रयोग की ओर संकेत करता है। हीरा और मूंगा क्या है, ये भाषाएं हैं, दो लैंग्वेज हैं। ठीक है, जो कि संस्कृत तथा क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ प्रयोग की ओर संकेत करता है। तो यहां पर हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरीके से चेर और मलयालम की भाषा का विकास हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद से आप देखेंगे, ये फोटो पहले देखिए, ये क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। तो अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग मूर्तियां देखने को मिलेंगी। मंदिर भी आपने देखा होगा बहुत ही ज्यादा चेंज होते हैं। शासक और धार्मिक परंपराएं, जगन्नाथी संप्रदाय। अब ये क्या है, देखो आप, क्षेत्रीय संस्कृतियां क्षेत्रीय धार्मिक परंपराओं से विकसित हैं। इस प्रक्रिया का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है पुरी। पुरी जो है उड़ीसा में जगन्नाथ का संप्रदाय, जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ होता है दुनिया का मालिक, जो कि विष्णु का पर्यायवाची है। और यह प्रश्न पूछता भी है कि पूरी, सबसे पहले याद रखना है, उड़ीसा में जगन्नाथ का संप्रदाय है और जगन्नाथ का मतलब ही है विष्णु का ये पर्यायवाची है, दुनिया का मालिक। ठीक है, तो आज तक जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा स्थानीय जनजाति लोगों के द्वारा, वहां के जो लोग हैं ना, वो बनाते थे, जिसका मतलब ये है कि जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे, जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया। 12वीं शताब्दी में गंग वंश के एक अत्यंत जो प्रतापी राजा अनंत वर्मन है, इन्होंने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया। और ये प्रश्न पूछता है कि गंग वंश के किस राजा ने जो है पुरुषोत्तम जगन्नाथ के मंदिर बनाने के बारे में सोचा, तो वो है राजा अनंत वर्मन। ठीक है, याद रखना है, ये गंग वंश का है, ये पूछा हुआ है। उसके बाद से 1230 में राजा यहाँ पर देखिए, अनंग भीम तृतीय ने अपना राज पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया। मतलब इन्होंने अपना राज ही बोला कि भाई ये पुरुषोत्तम जगन्नाथ जी के लिए है, और स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनिधित्व घोषित कर दिया।
ठीक है, तो ये लाइन आपको याद रखना है। ये आप देख सकते हैं, विष्णु जी से का पर्यायवाची है जगन्नाथ, मतलब दुनिया का मालिक। आगे देखिए, और ये मंदिर है जगन्नाथ मंदिर, पुरी में आप है। और आप में से कितने लोगों ने देखा है, कितने लोग गए हैं यहाँ पर, जरूर बताना। देखिए, जो जो आपको पता ही है कि मंदिर को तीर्थ स्थल यानी तीर्थ यात्रा के केंद्र के रूप में महत्व धीरे धीरे मिलने लगा था, और सामाजिक तथा राजनीतिक मामलों में भी इसकी काफी सत्ता बढ़ गई थी। जिन्होंने भी उड़ीसा को जीता, जैसे कि मुगल हो गए, मराठे, अंग्रेजी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, सबने इस मंदिर पर ना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया था, इस मंदिर पे, पुरी पर। और वे सब यह महसूस करते थे ना कि मंदिर पर कंट्रोल प्राप्त करने से स्थानीय जनता में उनका शासन स्वीकार्य हो जाएगा, कि जैसे ही हम लोग मंदिर पे कंट्रोल करेंगे तो जो आसपास के लोग हैं ना, वो हमारे शासन को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इसलिए मंदिर जो है काफी इंपॉर्टेंट हो गया था, सामाजिक और राजनीतिक दोनों मामले में। ठीक है, राजपूत और सूरवीरता की परंपराएं, अब ये क्या है देखिए। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश लोग उस क्षेत्र को जहां आज का अधिकांश राजस्थान स्थित है, ठीक है, उसको राजपुताना कहते थे। कौन कहता था? ब्रिटिश लोग। इससे यह समझा जा सकता है कि वह एक ऐसा प्रदेश था जहां पर केवल अथवा प्रमुख रूप से राजपूत रहते थे। लेकिन यह ज्यादा सही नहीं है, पार्शली करेक्ट है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी समूह हैं जो कि उत्तरी मध्यवर्ती भारत के अनेक क्षेत्रों में अपने आप को राजपूत कहते हैं। ठीक है, यह भी सत्य है कि राजस्थान में राजपूतों के अलावा अन्य लोग भी रहते हैं, और अक्सर यह माना जाता है कि राजपूतों ने राजस्थान को एक विशिष्ट संस्कृति प्रदान की है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि जो अधिकांश राजस्थान है वहां पे स्थित है, राजपुताना कहते थे। तो जरूरी वहां पे सब राजपूत ही नहीं थे, ये पार्शली करेक्ट है। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखना। ये आप फोटो देख सकते हैं, ये है हमारे बीकानेर के राजकुमार राज सिंह। ठीक है, ये है। तो ये सांस्कृतिक परंपराएं वहां के शासक जो थे, उनके आदर्श, उनके जो अभिलाषा है, उसके साथ घनिष्ठता से जुड़ी हुई थी। लगभग 8वीं शताब्दी से आज के राजस्थान के अधिकांश भाग पर विभिन्न परिवारों के राजपूत राजाओं का शासन रहा। पृथ्वीराज एक ऐसा ही शासक था, और ये शासक ऐसे सूरवीरों के आदर्शों को अपने हृदय में जो है संजोए रखते थे। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे एक शासक हैं, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पृथ्वीराज जी के बारे में चैप्टर 2 में ही। ठीक है, उसके बाद से जिन्होंने रण क्षेत्र में बहुत ही बहादुरी से लड़ते हुए अक्सर मृत्यु का वर्ण किया मगर पीठ नहीं दिखाई। राजपूत सूरवीरों की जो कहानियां हैं काव्य और गीतों में सुरक्षित हैं, और ये विशेष रूप से प्रशिक्षित 4 भाटों द्वारा दी गई है। तो यहाँ पर बेसिकली ना उनसे रिलेटेड सारी चीजें दी गई हैं। यहाँ से प्रश्न पूछता नहीं है, इसलिए मैं इसको ज्यादा डिटेल में यहाँ पे नहीं बताऊंगी। अदरवाइज आप PDF आपको मिलेगी तो आप वहां से भी पढ़ सकते हो। अब यहाँ पर देखिए, क्या स्त्रियों की भी इन कहानियों में स्थान प्राप्त था? तो देखो, कहीं कहीं पर ना यह चित्रित किया गया है कि स्त्रियां जो है ना अपने सूरवीर पतियों का जीवन मरण दोनों में अनुसरण करती थी। सती प्रथा, यानी आपको पता ही है ना, सती प्रथा तो भाई सभी को पता होगा, यानी जो विधवा, मतलब जिसका हस्बैंड, जिसकी डेथ हो जाती थी, तो विधवाओं के द्वारा अपने मृतक पतियों की चिता पर जिंदा जल जाने की प्रथा थी। सोचिए, मतलब वो जिंदे ही जो है उस पे चिता पे बैठ जाएंगे और वो भी अपने हस्बैंड के साथ जल जाएंगी। इस प्रकार जो लोग सूरवीरता के आदर्शों का पालन करते थे, उन्हें अक्सर इस आदर्श के लिए अपने जीवन का बलिदान करना होता था, कि अगर जो इसको पालन कर रहा है ना सूरवीरता के आदर्श का, तो अगर उसके हस्बैंड की डेथ हो गई तो उसको भी मरना होगा, जलना होगा। तो इस तरीके से महिलाओं से रिलेटेड अगर आप देखें, जो ये प्रश्न था कि क्या महिलाओं को का स्थान प्राप्त था, तो ये है, जीवन और मरण दोनों में ये अनुसरण करती थी। ठीक है, उसके बाद से देखिए कथक नृत्य की कहानी, और ये प्रश्न पूछता है, सबसे पहले तो आपको यही ध्यान रखना है कि कथक शब्द जो है वो कथा शब्द से निकला है, जिसका प्रयोग संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में कहानी के लिए किया जाता है। कथक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में कथा यानी कहानी सुनाने वालों की एक जाति थी। ठीक है, तो जब भी आपसे पूछेगा कथक क्या है, तो उत्तर भारत के मंदिर या फिर जो लोग कहानी सुनाते थे ना, उनकी एक जाति थी। ये आपको इतना याद रखना है। ठीक है, उसके बाद से देखिए, उसके बाद से क्या हुआ कि 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ कथक एक विशिष्ट नृत्य शैली का रूप धारण करने लगा, मतलब एक डांस के रूप में आने लगा। राधा कृष्ण का जो कहानियां हैं लोक नाट्य के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे, जिन्हें रासलीला कहा जाता है। याद रखना, क्वेश्चन पूछा है कि रासलीला किसे कहते हैं, तो राधा कृष्ण के जो पौराणिक जो लोक नाट्य के रूप में हम जिसे प्रस्तुत करते हैं ना, वही है। रासलीला में क्या होता है कि लोक नृत्य के साथ कथक कथा करके मूल मतलब एक्सप्रेशन भी जुड़े होते थे, हाव भाव, रासलीला में। उसके बाद से यहां से देखिए कथक नृत्य के बारे में।
मुगल बादशाह और उनके अभिजातों के शासनकाल में कथक नृत्य राज दरबार में प्रस्तुत किया जाता था। जहां इस नृत्य ने अपने वर्तमान अभिलक्षण अर्जित किए, वह एक विशिष्ट नृत्य शैली के रूप में विकसित हो गया। आगे चलकर यह दो परंपराओं अर्थात घरानों में फला फूला। ठीक है, जैसे कि राजस्थान के दरबारों में और लखनऊ में कथक। अवध के अंतिम ये पूछेगा आपसे, अवध का जो अंतिम कौन है, तो वो है नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में यह एक प्रमुख कला के रूप में उभरा कथक। कथक जो है वो अवध का, जो लखनऊ में है, अवध के अंतिम जो नवाब हैं वाजिद अली शाह, इनका जब शासनकाल था तो उसमें ये काफ़ी अच्छे से उभरा था। 1850 से 75 के दौरान यह नृत्य शैली के रूप में इन दोनों क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि आज के पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, बिहार तथा मध्य प्रदेश, इन सभी पर जो है हर जगह कथक जो एक नृत्य शैली के रूप में उभरने लगा। तो पहले तो केवल राजस्थान और लखनऊ में था, बट धीरे धीरे ये पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और बिहार तथा मध्य प्रदेश के निकटवर्ती इलाकों में भी पक्के तौर पर संस्थापित हो गया। और इसकी प्रस्तुति में ना क्लिष्ट तथा द्रुत पद संचालन, उत्तम वेशभूषा तथा कहानी के प्रस्तुतिकरण एवं अभिनय पर जोर दिया गया है। ठीक है, तो ये बस आपको याद रखना है। उसके बाद से आपको पता ही है कि सांस्कृतिक गतिविधियों की तरह कथक को भी 19वीं तथा 20वीं शताब्दी में अधिकांश ब्रिटिश शासकों ने नापसंद किया, फिर भी यह जीवित बचा रहा और गणिकाओं द्वारा पेश किया जाता रहा। स्वतंत्रता जब हमको मिल गई तो हमने इसको अपने 6 शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दे दी। तो 6 शास्त्रीय नृत्य कथक के अलावा 5 और कौन से हैं जरूर बताना। कथक भी क्या है, शास्त्रीय नृत्य के रूप में इसको मान्यता मिली है, तो ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे डांस हो रहा है कथक, ये एक दरबारी चित्र है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप। चलो, मैंने आपसे प्रश्न पूछा और यहीं पे हमारा आ गया है। तो अतः नृत्य रूप जिन्हें इस समय शास्त्रीय माना जाता है, जैसे कि आपको पता है, और ये प्रश्न पूछता है भरतनाट्यम ये शास्त्रीय नृत्य है, ये कहाँ का है, तमिलनाडु का है। कथक कली जो है केरल का है, ओडिसी उड़ीसा का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है और मणिपुरी मणिपुर का है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये शास्त्रीय नृत्य हैं जो कि राज्य से रिलेटेड है। तो किस राज्य में कौन सा शास्त्रीय नृत्य है ये आपको बताना है। तो मान लो अगर आपसे पूछ लेता है कि भरतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु। कथक कली, कली से ही आप समझ सकते हो केरल। ये बाकी तो ये याद रखना है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, आंध्र का आधा कच्चा पूड़ी, इससे भी आप याद कर सकते हो। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुरी मणिपुर। तो ये याद करने वाला है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद से देखिए यहां पर हम देखते हैं, ये अकबर का एक बार मैं आपको दिखाना चाहूंगी। ये लघु चित्र बनाया गया है और शिकार के लिए निकले थे, फिर बीच में आराम करने लगे। ये देखिए, तो शिकार के दौरान आराम करते हुए अकबर मुगल का लघु चित्र यहां पर आप देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा बना हुआ है, तो ये भी मिला है जिससे कि हमको ये पता चला। उसके बाद से यहाँ से देखो संरक्षण के लिए जो चित्रकला है और लघु चित्रों की परंपरा है, तो इसमें आपसे क्या क्या चीज़ें पूछेगा वो आपको याद रखना है। सबसे पहले लघु चित्र क्या होते हैं वो देखते हैं। तो देखो, एक अन्य परंपरा जो कि कई रीतियों से विकसित हुई वह थी लघु चित्रों की। लघु चित्र नाम से ही आपको पता चलता है छोटे आकार का चित्र। ठीक है, लघु चित्र पूछता है छोटे आकार का चित्र, जिनको आमतौर पर जल रंगों से कपड़े या कागज पर चित्रित किया जाता है। इस स्टेटमेंट में पूछा था कि इसको हम किस पे जो है इसको बनाते हैं, तो जल रंग से, कपड़ा या फिर कागज पर। प्राचीनतम लघु चित्र जो है आपको तालपत्रों अथवा लकड़ी की तख्तियों पर भी चित्रित किए हुए मिलेंगे। और इनमें से सर्वाधिक सुंदर चित्र जो कि पश्चिम भारत में पाए गए जैन ग्रंथों को सचित्र बनाने के लिए प्रयोग किया गया था। और मुगल बादशाह अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने अत्यंत कुशल चित्रकारों को संरक्षण भी दिया, जो काफी अच्छे बना लेते थे ना, उनको वो लोग अपने पास रखते थे। और जो प्राथमिक रूप से इतिहास और काव्यों की पांडुलिपियां भी ये चित्रित करते थे। तो अकबर, जहांगीर, शाहजहां, जब इनको लगता था कि अच्छा भाई कोई बहुत अच्छा बना लेता है, तो वो लोग उनको अपने शासन में रखते थे और बनवाते थे फोटो वगैरह। तो आपने देखा कि लघु चित्र छोटे आकार का फोटो होता है, जल रंग से हम कपड़े और कागज पे बनाते हैं। और जो पहले का लघु चित्र है वो तालपत्र और लकड़ी की तख्तियों पर भी चित्रित किया जाता है। ठीक है, इतना याद हो गया होगा आपको। अब यहाँ पर देखो, ये तो आपने देख लिया कि इनको संरक्षण दिया जाता था और इतिहास और काव्यों की पांडुलिपियां भी ये लोग बनाते थे। पांडुलिपियां आमतौर पर ना चटक रंगों में बनाया जाता है और उनमें दरबार के दृश्य, लड़ाई तथा शिकार के दृश्य, सामाजिक जीवन के जो अन्य पहलू हैं उनको भी हम उसमें बनाते हैं। और अक्सर उपहार के तौर पर भी इनको हम मतलब आदान प्रदान करते हैं कि कोई आ गया भाई तो लो, तुम ले लो, ये बहुत अच्छी फोटो बनी हुई है। और ये कुछ गिने चुने लोगों, बादशाह और उनके घनिष्ठ जनों के द्वारा ही देखे जा सकते थे। सब लोग इनको नहीं देख सकता है। ठीक है, जो बादशाह के घनिष्ठ मित्र होंगे केवल वही। मुगल साम्राज्य के पतन के साथ अनेक चित्रकार जो है वो मुगल दरबार छोड़कर नए उभरने वाले दरबार में चले गए और उनको पता चल गया होगा कि भाई अब इस राज्य का विनाश हो रहा है,
चलो भाई दूसरे राज्य में चलते हैं। परिणाम स्वरूप मुगलों की कलात्मक रुचियों ने दक्षिण के क्षेत्रीय दरबार और राजस्थान के राजपूती दरबारों को प्रभावित किया और साथ ही विशिष्ट विशेषताओं को भी सुरक्षित रखा। ठीक है, तो बस इतना आपको याद रखना है, बाकी और कुछ नहीं इसमें पूछेगा। या फोटो आपने देख ही लिया होगा। और इनके साथ साथ मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा, किशनगढ़ जैसे केंद्रों में पौराणिक कथाओं का तथा काव्यों के विषयों का चित्रण बराबर जारी रहा। तो ये रहा हमारा फोटोज। आपने ये देख लिया किस तरीके से जो अच्छे चित्रकला थे जो बनाते थे, लघु चित्रों की परंपरा जो बनी रही और उसमें किस तरीके से उसको बनाया जाता है, वो पॉइंट्स आपको याद रखना है। उसके बाद से देखिए अगला, ये देखिए, ये है हमारे होली खेलते हुए महाराज राम सिंह, उनका लघु चित्र। मतलब लघु चित्रकला की काफी परंपराएं थी। ये देखिए, ये होली खेल रहे हैं, ये देख सकते हो आप, कलर डाला जा रहा है। ठीक है, तो ये फोटो ये बनाया गया है इनका राजपूत राम सिंह 2 का। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पर आप दूसरा फोटो देखिए, ये भी लघु चित्र आपको मिलेगा, कृष्णा, राधा और उसकी सखियां। तो ये पहाड़ी लघु चित्र है कांगड़ा का। ये हमारे कृष्णा हो गए, ये राधा और उनकी सखियां हैं। ठीक है, तो इसमें आपको ज्यादा कुछ तो नहीं पढ़ना है, ये आप देख ही सकते हो। बस कौन सी शैली पूछता है, ये पूछता है किसको हम बसोहली शैली कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि देखो, आधुनिक हिमाचल प्रदेश के इर्द गिर्द हिमालय की तलहटी का इलाका 17वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में इस क्षेत्र में लघु चित्रकला की एक साहसपूर्ण और भावप्रवण शैली का विकास हो गया, जिसे कहते हैं बसोहली। हिमाचल प्रदेश में है, मतलब इसका जो है भावप्रण शैली का विकास हुआ है कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में, बसोहली शैली का। ठीक है, और यहाँ जो सबसे लोकप्रिय पुस्तक चित्रित की गई थी ना, वो थी भानुदत्त की रसमंजरी। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की बसोहली शैली की सबसे जो लोकप्रिय पुस्तक है वो है चित्रित हुआ है, वो है भानुदत्त की रसमंजरी। तो सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाएगा कि बसोहली शैली हम किसे कहते हैं और ये कहाँ पे का है, तो आपको याद रखना है हिमाचल प्रदेश के तलहट्टी इलाके में। और ये लघु चित्र की एक साहसपूर्ण और भावपूर्ण शैली का विकास हुआ है, जिसे कहते हैं बसोहली। ठीक है, और ये भी याद रखना भानुदत्त की रसमंजरी। उसके बाद से ये याद रखना है कि 1739 में नादिर शाह के आक्रमण और दिल्ली विजय के परिणाम स्वरूप मुगल कलाकार जो है मैदानी इलाकों की अनिश्चितताओं से बचने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों की ओर पलायन कर गए। मतलब वहां वो गए, वहां पर उन्होंने जाते ही आश्रयदाता तैयार मिले। फिर उसके बाद से जिसके फलस्वरूप चित्रकारी की कांगड़ा शैली विकसित हुई। ठीक है, 18वीं शताब्दी के मध्य भाग तक कांगड़ा के कलाकारों ने एक नई शैली विकसित कर ली, जिसने लघु चित्रकारी के लिए एक नई जान डाल दी। और उनकी प्रेरणा का स्रोत वहां की वैष्णव परंपराएं थी। ठंडे नीले और हरे रंगों सहित कोमल रंगों का प्रयोग और विषयों का काव्यात्मक निरूपण कांगड़ा शैली की विशेषता थी। तो ये भी आपसे पूछेगा, सबसे पहले कांगड़ा शैली कहाँ पर विकसित हुई। तो जब ये लोग पलायन कर गए, कहां पर, ये फिर से एक बार देख लीजिएगा, मैदानी इलाकों में नादिर शाह के आक्रमण और दिल्ली विजय के परिणाम स्वरूप जब ये मैदानी इलाकों में गए तो वहां पर जो है कांगड़ा शैली की विकसित हुई। और इसमें किस रंग का प्रयोग होता है ये आपको ध्यान रखना है। वैष्णव परंपराएं थी और ठंडा नीला और हरे रंग सहित कोमल रंग का प्रयोग, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और ये भी आपको याद रखना है कि स्त्री पुरुष भी बर्तन, दीवार, कपड़े, फर्श यहाँ पर जो है कलाकृतियां बनाते थे। और कला के इन नमूनों से कुछ जो मिले हैं उसमें से कुछ ही बच पाए हैं। इसके विपरीत लघु चित्र राजमहलों में सावधानी पूर्वक रखे जाते थे, जिससे वे सदियों तक सुरक्षित रहे। तो सारी लघु चित्र तो नहीं मिला है, बट कुछ मिला हुआ है जिसे हम देख सकते हैं। इसके बाद से आप ये देखिए, ये है बंगाली, हमें तो नहीं समझ में आएगा, जिसे बंगाली आती होगी वो आराम से पढ़ लेंगे। सबसे पहले ये जो बंगाली रामायण के तालपत्र की एक पांडुलिपि मिली हुई है, उसका पृष्ठ है ये। ठीक है, तो हमने बसोहली शैली देखा, हमने कांगड़ा शैली देखा, दोनों में किस तरीके से चित्र बनाए जाते हैं, किन रंगों का यूज होता है, ये आपसे पूछेगा। अब ये पढ़ना है बंगाल नजदीक से एक नजर। चलो देखते हैं। देखो, एक क्षेत्रीय भाषा का विकास, जैसा कि हमने प्रारंभ में देखा था कि हम अक्सर क्षेत्रों के नाम वहां के निवासी के द्वारा बोली जाने वाली भाषा के अनुसार निर्धारित करते हैं। इसलिए हम यह मान लेते हैं कि बंगाल में लोग हमेशा जो है बंगाली ही बोलते थे। अब स्टार्टिंग में ही देखा ना कि अगर कोई बोल रहा है तमिल, उड़िया, तो हम क्या मानेंगे कि ये उस क्षेत्र स्पेसिफिक वहाँ की भाषा है। उसी तरीके से बंगाल में जो लोग रहेंगे, हमने ये मान लिया है कि वो हमेशा बंगाली में ही बात करेंगे। किंतु यह एक दिलचस्प बात है कि आज बंगाली संस्कृत से निकली हुई भाषा मानी जाती है। याद रखिएगा, पूछा है कि बंगाली कहाँ से, संस्कृत से निकली हुई भाषा। प्रारंभिक संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन से पता चलता है कि बंगाल के लोग संस्कृत से उपजी हुई भाषाएं नहीं बोलते थे, तो फिर नई भाषा का उद्भव कैसे हुआ। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं। देखो,
ईसा पूर्व चौथी तीसरी शताब्दी से बंगाल और मगध के बीच वाणिज्यिक संबंध स्थापित होने लगे थे, जिसके कारण संभवतः संस्कृत का प्रभाव बढ़ा। और उसके बाद से आपको पता ही है, गुप्तवंशी शासक ने उत्तरी बंगाल पर अपना कंट्रोल स्थापित किया। फिर वहां पर ना ब्राह्मणों को बसाना शुरू कर दिया। इसी तरीके से इसलिए माना जाता है कि जो बंगाली है वो संस्कृत से निकला है, क्योंकि इसने क्या किया, ब्राह्मण लोगों को वहां पे जो है बसाने लगा। फिर गंगा की मध्य घाटी के भाषाई तथा सांस्कृतिक प्रभाव वहां पे ज्यादा हो गए प्रबल, क्योंकि ब्राह्मण लोगों को संस्कृत आती थी। फिर 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री जो ह्यून सांग है, उसने यह पाया कि बंगाल में सर्वत्र संस्कृत से संबंधित भाषाओं का प्रयोग हो रहा था। ठीक है, तो इस तरीके से बंगाली जो है संस्कृत भाषा से निकला हुआ है। और ये जो है चीनी यात्री जो ह्यून सांग है ना, इसने ये देखा कि भाई बंगाल में तो सभी जगह संस्कृत से ही संबंधित भाषाओं का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, 8वीं शताब्दी से पाल शासकों के अंतर्गत एक क्षेत्रीय राज का उद्भव हो गया और 14 से 16 शताब्दी के बीच पर बंगाल पर सुल्तानों का शासन रहा, जो कि दिल्ली में स्थित शासकों से स्वतंत्र थे। और ऑलरेडी हम चैप्टर 2 चैप्टर 3 में पढ़े हैं, तो आप पहले की क्लास जरूर देखना, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। सुल्तानों का शासन रहा। ठीक है, उसके बाद से 1586 में जब अकबर ने बंगाल को जीत लिया तो उसे सूबा माने जाने लगा। ठीक है, याद रखिएगा, सूबा कब माना गया, तो जब अकबर ने बंगाल को जीत लिया। उस समय प्रशासन की भाषा तो फारसी थी, लेकिन बंगाली एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित हुई। और जब अकबर ने जीता था तो उस समय वहां की भाषा क्या थी, फारसी। याद रखना है। ठीक है, ये कई बार पूछा हुआ है, इसलिए मैं आपको यहां तक डिटेल में बता रही हूं। फिर से 15वीं शताब्दी तक आते आते जो उपभाषा है बोलियों का बंगाली समूह एक साहित्यिक भाषा के रूप में मतलब एक बद हो गया। फिर साहित्यिक भाषा उस क्षेत्र के पश्चिमी भाग की बोलचाल की भाषा थी, जिसे अब हम कहते हैं पश्चिमी बंगाल। ठीक है, तो आपको पता है कि बंगाली का जो उद्भव संस्कृत से हुआ है, अब आप ये भूलेंगे भी नहीं और ये आपको याद भी रखना है। उसके बाद से बाकी यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। बंगाली के प्रारंभिक साहित्य को 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है, ये याद रखना है। एक श्रेणी है संस्कृत की रीढ़ी है और दूसरी उससे स्वतंत्र है। तो जब भी आपसे पूछेगा कि बंगाली को कितने श्रेणियों में बांटा गया है, 2, एक संस्कृत की रीढ़ी और दूसरा उससे स्वतंत्र है। पहली श्रेणी में संस्कृत महाकाव्यों के अनुवाद, मंगल काव्य और भक्ति साहित्य जैसे आपको गौड़ी वैष्णव आंदोलन के नेता श्री चैतन्य देव की जीवनियां आदि शामिल हैं। और जो दूसरी श्रेणी है उसमें है नाथ साहित्य। ठीक है, या भले से ये ना याद रहे, बट ये याद रखना है कि पहली में क्या है, पहली श्रेणी में है संस्कृत महाकाव्यों के अनुवाद, मंगल काव्य, और दूसरे में क्या है, नाथ साहित्य। इतना आपको याद रखना है। ये सारी चीजें आप ना भी याद करें तो भी चलेगा, बट याद रखना है पहली और इनकी दूसरी श्रेणी क्या है। तो देखो हमने यहाँ तक पढ़ा है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि बाकी की भी चीज़ों को डिटेल में पढ़ने के लिए आप देख सकते हो कि बहुत सारा है और इसको डिटेल में ही करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें क्वेश्चन आंसर भी करने हैं। ठीक है, तो इसकी एक और क्लास होगी कल, और फिर उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करेंगे डिस्कस। कल जो है संडे है, तो कल जो है सबसे पहले आधा क्लास मैं सोच रही हूँ कंप्लीट कराने के बाद क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लूंगी, या फिर कल क्वेश्चन आंसर ही डिस्कस करेंगे, ये आप मुझे बताना। तो ये आपको कैसी लगी? देखिए ये थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग सकता है, क्योंकि जो लोग पहली बार पढ़ेंगे ना वो यही सोचेंगे कि भाई इसमें क्या याद करें, बट मैं आपको बोलूंगी कि आपको याद नहीं करना, आपको इसको एक बार पढ़ना है। बाकी जो की पॉइंट्स होते हैं ना वो आप याद कर लेना, कि जैसे कि बंगाली कहाँ से निकला है, लघु चित्रकला हो गया, बसोहली हो गया, कांगड़ा शैली हो गया, ये पूछता है, जिसमें मैं जो मैं आपको बोल रही थी ना कि ये इंपॉर्टेंट है, वो आपसे पूछेगा, तो उसका स्टेटमेंट आपको याद रखना है। और अगर आपने अच्छे से डिटेल में पढ़ा होगा, अब जैसे मान लो अगर आपसे पूछ ले कि मणि प्रवालम का शाब्दिक अर्थ क्या है, कुछ लोग सोचते रह जाएंगे ये क्या है, तो ये 2 भाषा है। ठीक है, हीरा और मूंगा। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। जैसे अभी हमने यहाँ पर पूरी उड़ीसा के बारे में देखा, जगन्नाथ पूछता है कि किस भगवान को ये जो है भगवान के लिए डिवोट किया गया है, तो विष्णु जी हैं, उनके लिए किया गया है। तो चलिए ये आज की क्लास थी, बाकी आपको जो भी डाउट्स होगा कमेंट सेक्शन में लिखना, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।